नमस्कार। आज हम भारतीय पारिवारिक कानून के एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और विवादास्पद हिस्से पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब देखिए, ये कानून सदियों पुराना है, लेकिन मजे की बात यह है कि आज भी भारत में ये पूरी तरह से लागू है। तो सोचिए जरा, क्या कोई अदालत किसी को कानूनी तौर पर मजबूर कर सकती है कि वो अपने पति या पत्नी के साथ जाकर रहे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो इस कानून के बिल्कुल केंद्र में है, और सच कहूं तो यही बात इसे इतना पेचीदा बना देती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दाम्पत्य अधिकार आखिर है क्या चीज। मतलब जब हम कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है, इसकी कानूनी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। अगर एकदम सीधे सरल शब्दों में कहूं तो दाम्पत्य अधिकार का मतलब है शादी से जुड़े वो राइट्स और ड्यूटीज जो एक दूसरे के लिए पति पत्नी के होते हैं। सबसे जरूरी इसमें क्या है? एक साथ रहना, यानी कोहैबिटेशन, और एक दूसरे का साथ निभाना, जिसे कंसोर्शियम कहते हैं। कानून का मकसद कम से कम कागज पर तो यही है कि इस रिश्ते को बचाया जाए। तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 कहता है कि कोई भी कोर्ट ये ऑर्डर देने से पहले 4 जरूरी चीजें देखता है। सबसे पहली बात, शादी वैलिड होनी चाहिए, मतलब कानूनी तौर पर सही हो। दूसरी, पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी अच्छे वजह के अलग रहने लगा हो। तीसरी, अलग रहने का कोई मजबूत कोई जायज कारण ना हो। और चौथी और आखिरी बात, जो भी इंसान ये अर्जी लेकर कोर्ट गया है, कोर्ट को उसकी बात पर यकीन होना चाहिए, उसे संतुष्ट होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इसके इतिहास पर, और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो कानून है ना, ये दरअसल एक दूसरे ही जमाने का है। इसकी जड़ें, सेक्शन 9 की जड़ें कॉलोनियल हैं। मतलब ये कानून मूल रूप से भारतीय है ही नहीं। ये उस दौर से आया है जब समाज की, परिवार की, हर चीज की सोच आज से बिल्कुल अलग थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के चर्च कोर्ट से। फिर 1866 में ये कानून भारत पहुंचता है। लेकिन अब देखिए मजे की बात, विडंबना देखिए। जिस देश ने यानी इंग्लैंड ने इस कानून को बनाया, उसी ने 1970 में इसे पुराना और बेकार कहकर खत्म कर दिया। और हम आज भी इसे ढो रहे हैं। भारत में ये आज भी लागू है। और यहीं से शुरू होती है वो बड़ी कानूनी बहस, एक तरह की वैचारिक लड़ाई। एक तरफ है कि इंसान की आज़ादी, उसकी पर्सनल ऑटोनॉमी, और दूसरी तरफ है शादी का इंस्टीट्यूशन, यानी विवाह की संस्था। मतलब एक तरफ किसी का अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, और दूसरी तरफ शादी जैसी संस्था को बचाने की जिम्मेदारी। टक्कर इन्हीं दो चीजों में है। और ये जो बहस है ना, ये हमारे कोर्ट्स तक भी पहुंची। देखिए, 1983 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने टी सरिता केस में एक बहुत बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 9 असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी, उसकी डिग्निटी और अपनी बॉडी पर उसका अधिकार यानी बॉडीली ऑटोनॉमी का उल्लंघन करता है। लगा कि शायद ये कानून खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक एक साल बाद 1984 में सुप्रीम कोर्ट में सरोज रानी का केस आया, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कानून संवैधानिक है, इसका मकसद सुलह करवाना है, परिवारों को बचाना है। और तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला लागू है। टी सरिता वाले केस में जस्टिस चौधरी ने जो भाषा इस्तेमाल की थी वो सुनने लायक है। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा था कि ये जो दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का उपाय है ना, ये एक बर्बर और असभ्य उपाय है। सोचिए, एक जज कानून के लिए सैवेज और बारबेरस जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। इससे पता चलता है कि ये बहस कितनी गहरी और व्यक्तिगत अधिकारों से कितनी जुड़ी हुई है। तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पहलू पर। क्या ये कानून सच में किसी को परेशान करने, उसे हैरेस करने का एक टूल बन गया है? चलिए कानूनी थ्योरी से हटकर जरा आज की हकीकत देखते हैं। आज के समय में लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं और असल में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? तो देखिए, इसकी आलोचना के कई बड़े कारण हैं। पहला तो यही कि ये सीधे सीधे किसी की शारीरिक स्वायत्तता और निजता में दखल देता है। दूसरा, कई बार दहेज या घरेलू हिंसा के मामलों में इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, खासकर महिलाओं पर दबाव बनाने के लिए। तीसरा, ये एक पुरानी कॉलोनियल सोच है। मतलब आप किसी को जबरदस्ती साथ रहने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते ना। कंपेनियनशिप कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। और आखिर में ये जेंडर जस्टिस यानी लैंगिक न्याय पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है।
और अब सुनिए कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कई बार मजे की बात यह है कि इस कानून का इस्तेमाल शादी बचाने के लिए नहीं बल्कि तलाक लेने का रास्ता साफ करने के लिए होता है। अब सवाल है कैसे? देखिए, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि साथ रहो और फिर भी पति या पत्नी 1 साल तक साथ रहने नहीं आए, तो यही बात तलाक लेने का एक पक्का कानूनी ग्राउंड बन जाती है ना अजीब? तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। इसका भविष्य क्या है? क्या ये कानून हमेशा ऐसा ही रहेगा या इसका भविष्य अनिश्चित है? एक हालिया बहुत बड़े कानूनी फैसले ने इस पूरी बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। बात है साल 2017 की। सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, अ फंडामेंटल राइट। और बस इस एक फैसले ने सेक्शन 9 की पूरी बुनियाद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सोचिए, अगर प्राइवेसी और अपनी बॉडी पर अपना हक एक फंडामेंटल राइट है, तो फिर क्या सरकार या कोई कोर्ट किसी को किसी के साथ रहने के लिए मजबूर कर सकता है? तो कुल मिलाकर आज के दौर में ज्यादातर कानून के जानकार इसे एक ऐसा उपाय मानते हैं जो शादी जैसी संस्था को एक व्यक्ति की आज़ादी, उसकी ऑटोनॉमी से भी ऊपर रखता है। और ये बात शायद आज के हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज से मेल नहीं खाती। और हम इस चर्चा को यहीं एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। समाज को आखिर लकीर कहाँ खींचनी चाहिए? एक संस्था को बचाने और उस संस्था के अंदर जो लोग हैं उनके अधिकारों को बचाने के बीच वो सही बैलेंस क्या है? इस पर सोचेगा ज़रूर।